तो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार राजद्रोह का जो कानून है, सेडिशन जिसको हम कहते हैं, उसकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा पूरी होने तक उसके उपयोग पर रोक लगा दी है। मंगलवार को राजद्रोह की वैधता जो है उसके मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, यूनियन ऑफ इंडिया से पूछा था कि क्या केंद्र सरकार सभी राज्यों और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनको ये निर्देश देगी कि भाई जब तक ये जुडिशियल रिव्यू जो है पूरा नहीं हो रहा है तब तक भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 124 ए के पुनरीक्षण और समीक्षा का काम संपन्न होने तक क्या वो नए मामले उनको दर्ज करने पर रोक लगाने का आदेश दे सकती है। अदालत ने इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था सरकार को, और सरकार जो है अपना एक जवाब लेकर, बड़ा एम्बिगुअस सा जवाब था हालांकि, वो लेकर आई। और बुधवार को जब ये सरकार का जवाब अदालत ने सुना, वहां पर बहस हुई, तो अदालत ने उसके बाद आदेश दिया कि अगले आदेश तक, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो जाए तक, 124A के तहत राजद्रोह के कानून को स्थगित कर दिया जाता है। और ये कानून कितना पुराना है, 1870 में बना था, आया था। तो जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है तब तक अब सेडिशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दर्ज नहीं हो सकता। मामला क्या था? मामला यह था कि कई लोगों ने और कई संगठनों ने, जहां जहां लोगों के ऊपर राजद्रोह के मामले लगा दिए गए थे, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। और उन्होंने आरोपी जो थे राजद्रोह के, कुछ मुख्य रूप से 5 नाम है जो हम बताएंगे आपको, उन्होंने याचिका दाखिल की थी जो इस कानून की प्रासंगिकता पर, इसकी रिलेवेंस पर, इसकी वैधता पर, इसकी वैलिडिटी को चुनौती देती थी। उसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, इसमें टीएमसी की सांसद जो है महुआ मोइत्रा है, उसके अलावा और लोग हैं जिसमें देशद्रोह की इस कानून को चुनौती दी गई थी। और ये याचिका जो है अदालत में दाखिल की गई थी। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी भी शामिल हैं, मणिपुर के जो हैं पत्रकार है जिनका नाम है किशोर चंद वांगखेमचा, और छत्तीसगढ़ के कन्हैयालाल शुक्ल शामिल हैं इसमें। इस कानून की वैधता को लेकर यह बहस चल रही थी। अदालत का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर खुशी जताई, ट्वीट किया कि ये जीत हुई है हमारी। अब लेकिन समझते हैं कि अदालत के अंदर क्या हुआ आज। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से फैसला आया, तो अदालत में आज क्या हुआ, यानी कि अदालत में बुधवार के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या हुआ। तो सबसे पहले बेंच जो है वो बैठी और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्होंने एक प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट के पीछे का इरादा यह है कि ऐसे मामलों में संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल क्राइम जो है दर्ज ना किया जा सके। और अगर एक बार संज्ञेय अपराध जो है वो दर्ज हो जाता है तो या तो सरकार या फिर अदालत इस मामले में जो है कोई अंतरिम राहत जो है, अंतरिम आदेश दे दे जिससे राहत मिल जाए, यानी कि स्टे हो जाए उस पर। लेकिन ये चूंकि ठीक नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक जुडिशियल अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इस तरह के मामलों को रिव्यू करे कि इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं। और ये उस व्यक्ति की, उस अधिकारी की संतुष्टि और उसकी न्यायिक समीक्षा के, उसके जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा। इसके बाद एसजी ने, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहां तक विचाराधीन मामलों की बात है तो हम हर मामले की गंभीरता चूंकि नहीं जानते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कहीं पर आतंकवाद का मामला हो और कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, तो इसलिए अंततः विचाराधीन मामले जो है, जो अदालत में लंबित मामले हैं, उनको हमको न्यायालय के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमको अदालत पर भरोसा रखना चाहिए। आगे एसजी ने कहा कि माननीय जजेस जो है जिस बात को तय कर सकते हैं वो ये है कि अगर 124A आईपीसी के मामले में कोई जमानत याचिका है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। इसके अलावा संविधान पीठ के द्वारा इस मामले को लेकर जो पहले फैसले थे तय किए गए किसी भी प्रावधान पर रोक लगाना सही तरीका नहीं होगा। अब एसजी ये बात कह रहे थे, उस पर कपिल सिब्बल जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमको पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तब तक जो है एसजी ने कहा कि कोई भी आरोपी चूंकि अदालत के सामने अभी है नहीं, यानी कि जब ये सुनवाई चल रही थी बुधवार को, इसलिए एक जनहित याचिका के मामले में इस तरह से करना, यानी कि रोक लगा देना, एक खतरनाक एग्जाम्पल सेट करेगा, एक खतरनाक उदाहरण जो है वो बनाएगा। अब इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने
ये बात कही कि इनके मुताबिक एफआईआर के पूर्व की समीक्षा जो है उसकी जांच एसपी के पास जानी चाहिए। आपके मुताबिक ये किसके पास जानी चाहिए, ये पूछा उन्होंने कपिल सिब्बल और दूसरे जो वकील थे पक्षों के जो राजद्रोह के आरोपी हैं। तो कपिल सिब्बल ने जवाब में कहा कि ये याचिका ये जो है ये बात खारिज हो जानी चाहिए, यानी कि ये धारा खारिज हो जानी चाहिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप हवा में बातें मत कीजिए, क्या हम आज इसे खारिज कर सकते हैं? आपके अनुसार समीक्षा और एफआईआर के लिए फिर से पूछा उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत प्राधिकरण अथॉरिटी वो क्या हो सकती है, आप ये बताइए। ये पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने, और जस्टिस सूर्यकांत, हेमा शाह और जो चीफ जस्टिस है उनकी वो थी। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि समीक्षा होने तक किसी के पास नहीं जाना चाहिए, इस पर स्टे होना चाहिए। तो हम जो कह रहे थे कि भारत के सीजीआई जो है जस्टिस रमन्ना, एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा शाह की ये बेंच थी। तो उन्होंने कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि ये आज नहीं खारिज हो सकती, आप इस पर जवाब दीजिए अभी। तो कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि मेरा जवाब वही है, मेरा जवाब यही है कि माननीय अदालत इस पर प्रथम दृष्टया स्टे लगाए, यानी कि इस पर रोक लगा दे जब तक कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो जाता। इसके बाद बेंच ने आपस में कुछ चर्चा की, जो अदालत में हो रहा था वो कार्रवाई हम बता रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने उसके बाद कहा कि हम अदालत में सेक्शन 124A पर रोक लगाने की मांग लेकर आए ही नहीं थे, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से, और जब तक कपिल सिब्बल ये बात कह रहे थे उधर से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इस मामले में बाद में कुछ अहम विकास हुए कपिल सिब्बल की बात के जवाब में, और हम लगातार जो है जब मामला आगे बढ़ा तो बहुत सारी बातें हुई, और इसलिए ये जो अंतराल है जब तक कानून की समीक्षा होगी तब तक हम एक कारगर समाधान चाहते हैं, यानी कि जिससे और किसी को यह ना फेस करना पड़े और अदालत में रोज इस तरह के मामले ना आए। एसजी ने कहा कि हम न्यायपालिका के सम्मान को कम करके नहीं आ सकते, सिब्बल की बात पर उन्होंने कहा। तो सीजीआई रमन्ना ने बीच में इंटरप्ट किया और कहा कि मिस्टर मेहता, हम ये जानते हैं, वी नो इट वेल, हमको पता है न्यायपालिका का सम्मान क्या है क्या नहीं। और इसके बाद बेंच पहले आपस में तीनों जो न्यायाधीश हैं वो चर्चा करते रहे, और उसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस हेमा शाह और जस्टिस सूर्यकांत प्राइवेट चर्चा करने के लिए, पर्सनल बातचीत करने के लिए वो चले गए। वकील अदालत में बेंच के लौटने का इंतजार करते रहे और गुप्त रूप से अपनी जो मंत्रणा थी वो करने के बाद बेंच जो है लौटती है, न्यायाधीश जो है लौटते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस एनवी रमन्ना ने पूछा कि कितने याचिकाकर्ता जेल में हैं। तो उस पर CU सिंह जो मणिपुर के जो पत्रकार हैं उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि क्रम संख्या 3 के याचिकाकर्ता को माननीय अदालत से प्रोटेक्शन मिला था, प्रतिरक्षण मिला था। और फिर उन्होंने CU सिंह ने जो पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम हैं उनकी बात करते हुए कहा कि मैं इस ओर इशारा कर रहा हूं क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई भी आरोपी अदालत के सामने मौजूद नहीं है, अदालत के समक्ष नहीं है अभी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि 13,000 आरोपी जेल में हैं। जो सीजीआई का सवाल था कितने आरोपी जेल में हैं, 13,000 उन्होंने संख्या बताई। एसजी ने वांगखेम की याचिका पर कहा कि यह याचिका एफआईआर निरस्त करने की मांग नहीं कर रही है, ये याचिका सेक्शन 124A को ही असंवैधानिक घोषित करने की मांग कर रही है। और यानी कि ये याचिका जो है वो एफआईआर के खिलाफ होनी चाहिए थी। तो 124 की वैलिडिटी पे सवाल उठा रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि हम विस्तार में इस पे चर्चा कर चुके हैं और हम ये आदेश पारित कर रहे हैं। यानी कि जजेस जो चर्चा करके आए थे उन्होंने कहा कि इससे पहले की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सहमति जताई है कि सेक्शन 124A यानी कि राजद्रोह के प्रावधान वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुकूल नहीं है, अभी का जो समाज है उसके हिसाब से नहीं है। और फिर सीजीआई ने आदेश दिया, उन्होंने आदेश दिया कि हम आशा करते हैं, हम भरोसा करते हैं कि केंद्र और राज्य आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज करने से बचेंगे। जब तक इस कानून का पुनरीक्षण नहीं हो जाता तब तक इस प्रावधान का उपयोग ठीक नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो लोग जिन पर पहले ही सेक्शन 124A के अंतर्गत मामले दर्ज हैं और वे जेल में हैं, वे जमानत के लिए याचिका
दाखिल कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये जोड़ा कि अगर इस मामले में कोई नया केस दर्ज होता है तो संबंधित पक्ष को अदालत जाने और हमारे द्वारा पास किए गए इस आदेश के आधार पर राहत पाने और प्रतिरक्षण पाने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 32 संविधान का सेक्शन 124A के तहत दर्ज किए गए सभी मामलों, अपीलों और कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। दूसरे सेक्शंस के, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे सेक्शंस के तहत दर्ज मामले विधिक रूप से जारी रह सकते हैं, लेकिन इनमें आरोपी के प्रति किसी भी तरह का पूर्वाग्रह जो है वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही भारत सरकार के पास ये स्वतंत्रता है कि वो राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश हैं उनको 124A के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर सकती है और अगले आदेश तक ये निर्देश जो है मान्य रहेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और इससे राजद्रोह पे रोक लग गई। आप समझिए कि राजद्रोह का कानून है क्या, जिसपे इतनी चर्चा चल रही है और इतने सारे केस दर्ज होते रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो भारत में राजद्रोह का ये जो कानून है, जिसे हम आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का ए जो है इसके नाम से जानते हैं, ये दरअसल 1860 में बनाई गई थी और 1870 में 1870 में इसको आईपीसी में शामिल कर लिया गया। अब ये ब्रिटिश सरकार के टाइम आई थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब इसका मकसद, इसका पर्पस क्या रहा होगा। मतलब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। तो इसकी परिभाषा की अगर आप बाकी बात करें तो ये धारा जो है क्या कहती है, इसको जो है एक बार कानूनी भाषा में भी सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ी जरूरी है कानूनी भाषा, कल को कंटेम्प्ट ही लग जाए इसी पे। तो आईपीसी की 124A कहती है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ जो कोई भी शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना में लाने की कोशिश का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है किसी को, या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या 3 वर्ष तक की सजा, कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें कुछ बदलाव हुए, कुछ स्पष्टीकरण जोड़े गए जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के तौर पे बाद में अलग अलग मामलों में जोड़े, जिसमें एक मशहूर मामला केहर सिंह बनाम भारत सरकार का है। और उसके द्वारा जो स्पष्टीकरण इसमें जुड़ते हैं उसमें पहला स्पष्टीकरण है कि असंतोष की जो अभिव्यक्ति है उसमें विश्वासघात और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो विश्वासघात और शत्रुता की भावना असंतोष की अभिव्यक्ति है। अब ये एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को भड़काने के प्रयास के बिना वैध तरीकों से सरकार के उपायों में बदलाव के प्रयास संबंधी जो टिप्पणियां हैं वो इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती हैं। यानी कि अगर तरीके वैध हैं तो फिर जो है ये इसका उल्लंघन नहीं है, राजद्रोह नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आता है बाद में। स्पष्टीकरण 3 कहता है घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को भड़काने के प्रयास के बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां भी इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसीलिए आप और हम टिप्पणियां कर पाते हैं और हम पे तुरंत राजद्रोह नहीं लगता। लेकिन वो जो पहली वाली स्पष्टीकरण है उसके तहत पुलिस के पास चूंकि अधिकार है तो मामला तो आप पे दर्ज हो ही सकता है। अब इसकी दंड प्रक्रिया क्या है? राजद्रोह के लिए दोषी जो है अगर आप पाए जाते हैं तो आपको आजीवन कारावास और जुर्माना या दोनों में से एक हो सकता है, या फिर 3 साल के लिए कारावास और जुर्माना, ये दोनों जो है हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये कॉग्निजेबल क्राइम है, संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है और सत्र न्यायालय जो है उसके द्वारा विचारणीय है, इसलिए ये केस गैर शमनीय है। यानी कि केवल जुर्माना भरने से अपराध का शमन नहीं हो सकता, आपको कारावास भुगतना ही होगा इस मामले में अगर आपको सजा होती है। बाकी सरकार ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का बयान आ गया, उन्होंने सरकार को घेरा इस पे
जवाब में सरकार की ओर से कानून मंत्री आ गया है किरण रिजिजू, और उन्होंने नेहरू से लेकर, जैसा कि हमेशा होता है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और पता नहीं किसको किसको इसमें वो दोषी ठहरा दिया। पर कुल मिला के मामला ये, अब ये बहस शुरू हो गई है, बहस कुछ दिन चलेगी। सरकार का रवैया अदालत में ही जो है थोड़ा थोड़ा ढुलमुल लग रहा था, गड़बड़ था, वो नहीं चाहती थी कि ये मामला खत्म हो। लेकिन अब देखिए कि ये ना हो कि इसको भी प्रधानमंत्री जो है अपनी उदारता और अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर दे, और विपक्ष जो है ये कहता रहे कि उसका वकील था या उसने लड़ाई लड़ी और ये हट गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी और तमाम चीज़ें हैं। बाकी ये फैसला जो है ऐतिहासिक है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इस देश के इतिहास में पहली बार राजद्रोह को लेकर यह फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था मयंक और आप देख रहे थे मीडिया विजिल। और कुछ आप जानना चाहते हो तो हमको ईमेल करते रहें, हमें कमेंट में लिखते रहें, हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे।